गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 19 अप्रैल और बात करने वाले हैं 19 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए बिना वक्त को आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कागज रहित खाता सुविधा, जिसका नाम है NRI इंस्टा ऑनलाइन। ये जो सुविधा है वो किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है, ये आपको बताना है। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इसका राइट आंसर होगा IDBI बैंक। IDBI बैंक ने वित्तीय कार्यवाही कार्यदल के सदस्य देशों के में रहने वाले जो NRI यानी कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए खाता खोलने के लिए NRI इंस्टा ऑनलाइन नाम से एक सुविधा शुरू की है। किसी बैंक खाते को बैंक में अगर खाता आपको खोलना है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए कागजी दस्तावेजों के साथ साथ में KYC के जो प्रमाण पत्र हैं वो प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्कैन किए गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके सफलतापूर्वक अपलोड और जो सत्यापन हो जाता है उसके बाद में खाता तुरंत खोला जाता है। ग्राहक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक सूचना भेजी जाती है। इस संस्था के अंतर्गत टोटल 38 सदस्य देश हैं, जिसमें आपका अमेरिका शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, इंडिया, इसके अलावा जापान, चाइना और फ्रांस देश इस देश में इस संस्था के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें IDBI बैंक क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है EMI के ऊपर बिजली बिल का भुगतान करने के लिए उद्योग का जो पहला प्रस्ताव है वो किसने पेश किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बजाज फिनसर्वे। बजाज फिनसर्वे लिमिटेड ने ये एक हैशटैग आप देख लेना, हैशटैग BIJLI बिजली ऑन EMI इस नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसमें एयर कंडीशनर खरीदने वाले जो ग्राहक हैं उसके पास में बिजली बिल का भुगतान है वो EMI के ऊपर मतलब जमा कराने का एक विकल्प उपलब्ध रहेगा। जो भी मतलब उपभोक्ता हैं वो 20,000 रुपये या फिर इससे अधिक के जो ग्राहक हैं वो एयर कंडीशनर खरीदते हैं तो उसमें इंस्टेंट कैश क्रेडिट लोन के पात्र होंगे। 5,000 रुपये उसमें आपको इंस्टेंट क्रेडिट लोन मिलेगा। तो बजाज फिनसर्वे क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है किस बैंक को गृह फाइनेंस के साथ में विलय करने के लिए CCI ने मंजूरी मिली है। देखिए CCI का मतलब क्या होता है, CCI का मतलब होता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बंधन बैंक। बंधन बैंक को गृह फाइनेंस के साथ में विलय करने की जो प्रस्तावित योजना है उसके लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी मिल चुकी है। ये जो अनुमोदन है वो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31 और इसकी उपधारा फर्स्ट के तहत दिया गया है। जिस बैंक को ये योजना है उसके लिए RBI ने मंजूरी दी थी, उसे अभी हाल ही में BSE और NSE से भी मंजूरी मिली थी। तो बंधन बैंक क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है PNB के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। देखिए PNB का मतलब आप सभी को पता है पंजाब नेशनल बैंक है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजेश कुमार यदुवंशी। राजेश कुमार यदुवंशी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने राजेश कुमार यदुवंशी को बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अब PNB के 3 कार्यकारी निदेशक होंगे, जिसमें एक है ये राजेश कुमार यदुवंशी, दूसरे हैं LV प्रभाकर और तीसरे हैं AK आजाद। तो ये 3 जने हैं वो PNB के कार्यकारी निदेशक के रूप में हैं। जो यदुवंशी हैं उन्होंने वर्ष 1985 में PNB की एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में ये शामिल हुए थे। जो यदुवंशी है उन्होंने भारतीय जो कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली, वहां से विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने धारण की है और भारतीय बैंकर संस्थान की ये प्रमाणित सदस्य हैं। तो राजेश कुमार यदुवंशी को पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर का मोहम्मद इश्तिये है और इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है महमूद अब्बास, उन्होंने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद इश्तिये है जो कि 61 साल के हैं, उनकी नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। श्री इश्तिये ने रामी जो हमदल्ला है, जिनकी आप फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं, इनकी जगह ली है। फिलिस्तीन का जो प्रधानमंत्री होता है वो फिलिस्तीन राष्ट्र की सरकार का प्रमुख होता है। तो अभी हाल ही में फिलिस्तीन का जो नया प्रधानमंत्री है वो मोहम्मद इश्तिये को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व धरोहर दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व धरोहर दिवस से हमारी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने और लोगों को हमारे समृद्ध अतीत को संरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में जो विभिन्न स्थलों की रक्षा करने और उन्हें संरक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिन्हें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यूनेस्को के द्वारा 1000 से अधिक विश्व धरोहर स्थल, जिसमें मानव निर्मित भी शामिल हैं और प्राकृतिक भी शामिल हैं, उनको मान्यता प्रदान की गई है। विश्व धरोहर जो दिवस है 2019, इसका विषय रहा है ग्रामीण परिदृश्य का
प्रतिवेश यानी कि सराउंडिंग रूरल लैंडस्केप इसका विषय रहा है। अब बात करते हैं कि वर्ष 1982 में इतिहास और संस्कृति से संबंधित जो स्मारक हैं और जो अन्य स्थल हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और जो कार्यस्थल परिषद है उसने 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाने का घोषित किया था। विश्व जो विरासत स्थल हैं उनको आधिकारिक तौर के ऊपर संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेपाल का पहला उपग्रह इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल का पहला उपग्रह है और नेपाल का पहला उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजा गया उनका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा नेपाली सेट फर्स्ट। इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेपाल ने अमेरिका के जो वर्जीनिया है वहां से अपने पहले उपग्रह जिसका नाम है नेपाली सेट फर्स्ट उसको अंतरिक्ष में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेपाली सेट फर्स्ट नेपाली वैज्ञानिकों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। उसकी निकटतम कक्षा का ये उपग्रह है। इस उपग्रह की भौगोलिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए नियमित रूप से ये तस्वीरें लेगा। इसके वजन की बात करें तो केवल 3 किलोग्राम इसका वजन है जो इसे सीमित क्षमता वाला एक छोटा उपग्रह बनाता है। NAST ने जापान के क्यूशु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में BIRDS बर्ड्स प्रोजेक्ट के तहत देश के अपने उपग्रह के प्रक्षेपण की शुरुआत की है। बर्ड्स प्रोजेक्ट को संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से इसको डिजाइन किया गया है और इसका उद्देश्य देश को अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित करने में मदद करना है। तो नेपाली सेट फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है। किस देश ने अपना पहला उपग्रह जिसका नाम है रावण फर्स्ट ये अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो रावण फर्स्ट के नाम से आप समझ गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, श्रीलंका होगा। श्रीलंका ने अपने पहला उपग्रह 18 अप्रैल को रावण फर्स्ट को वर्जीनिया का जो पूर्वी तट है जहां पर नासा की फ्लाइट फैसिलिटी से अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। रावण फर्स्ट के वजन की बात करें तो 5 किलोग्राम और इस उपग्रह का जो जीवन काल है वो 1.5 वर्ष है। 5 किलोग्राम इसका वजन है और इसका जीवनकाल 1.5 वर्ष का है। उपग्रह को जापान के क्यूशु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 श्रीलंकाई अनुसंधान इंजीनियरों के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है और निर्मित किया गया है। इसमें कैमरे का उद्देश्य श्रीलंका और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनकी तस्वीरें प्राप्त करना है। तो श्रीलंका क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व की पहली बख्तरबंद उभयचर ड्रोन नौका किस देश ने बनाई है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन ने बनाई है और इसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। चीन ने विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन नौका मरीन लिजार्ड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका नाम आप ध्यान रखना, क्या है इसका नाम? मरीन लिजार्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह हवाई ड्रोन और जो अन्य ड्रोन जहाज हैं उसके साथ में मुकाबला की एक तिकड़ी के रूप में कार्य करने में सक्षम है। ये जो नाव है वो चीन जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के तहत वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज ग्रुप के द्वारा बनाई गई है। ये 1200 किलोमीटर की अधिकतम संचालन सीमा होने के साथ में मरीन लिजार्ड के उपग्रहों के माध्यम से दूर से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो चीन के द्वारा इसको ड्रोन को इस उभयचर जो नौका ड्रोन है इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सरकार को जैव विविधता प्रबंधन जो समितियां हैं उसके गठन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश किसने दिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा एनजीटी और एनजीटी की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। उसने पर्यावरण और जो वन मंत्रालय है उसको ये निर्देश दिया है कि 3 महीने के अंदर प्रत्येक राज्य में स्थानीय स्तर के ऊपर जैव विविधता प्रबंधन जो समितियां हैं उसके गठन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। एनजीटी के अध्यक्ष जिसका नाम है न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, उसकी अध्यक्षता में एक पीठ ने अभी तक समिति नहीं गठित करने वाले राज्यों में देरी का कारण बताओ एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। जो न्यायाधिकरण है उसने पिछले वर्ष 8 अगस्त को पर्यावरण और जो वन मंत्रालय जो और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारियों वाली एक निगरानी समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। तो एनजीटी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में किस उद्यान के पास में खनन कार्यों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा काजीरंगा उद्यान। उच्चतम न्यायालय असम ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कार्बी अंगलांग पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली जो नदियां हैं उसके जल संग्रहण क्षेत्र में खनन गतिविधियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और जो दीपक गुप्ता है उनकी खंडपीठ ने असम सरकार को नोटिस जारी करके 3 सप्ताह के अंतर्गत इसका जवाब मांगा है। इस क्षेत्र में जो खनन गतिविधियों से पर्यावरण की हानि और जो हाथी और जो बाघ हैं उनके मुख्य आवास स्थल का नाश हुआ है। ये जो काजीरंगा उद्यान है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य के गोलघाट और जो नांगांव जिला है उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल की सीमा के ऊपर स्थित है और ये जो उद्यान है वो अलग अलग प्रजातियों के देखने के कारण यहाँ पर फेमस रहा है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक
जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा एस के शिव कुमार। एस के शिव कुमार इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र, जिसको ISAC के नाम से जाना जाता है, उसके पूर्व निदेशक एस के शिव कुमार का बेंगलुरु में निधन हो चुका है। यह उस टीम के मतलब सदस्य के रूप में शामिल थे जिसने भारत के पहले चंद्रयान मिशन जो फर्स्ट है उसके लिए दूरमापी प्रणाली, जिसको टेलीमेट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है, उसको विकसित करने का कार्य किया था। तो एस के शिव कुमार प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक है जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश के ऊपर जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर का पाकिस्तान देश के ऊपर जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसको FIH के नाम से भी जाना जाता है, तो FIH ने प्रो लीग प्रतिस्पर्धा का सम्मान नहीं करने के चलते पाकिस्तान हॉकी संघ, जिसको PHF के नाम से जाना जाता है, उसको 1,78,000 यूरो का भारी जुर्माना FPH के ऊपर ठोक। FIH ने पाकिस्तान की जो खेल संस्था है उसके ऊपर जुर्माना भरने के लिए 20 जून तक का समय दिया है। इस अवधि में अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है तो इस जुर्माने को डबल कर दिया जाएगा। PFH के जो महासचिव हैं जिनका नाम है शाहबाज अहमद, उसने आज कराची में ये कहा है कि उन्होंने FIH से जुर्माना कम करने के लिए और इसे किस्तों में भुगतान करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। तो राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश के ऊपर जुर्माना लगाया है? पाकिस्तान देश के ऊपर जुर्माना लगाया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 19 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।